Hello everyone. So we are going to start a new chapter, that is the cell cycle and cell division. Okay? चलिए, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। पूजा, यश सबने पढ़ रखा है। और फिर भी सेल साइकिल की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कोई भी सेल बच्चों क्या होती है, एक सिंगल सेल है और ये फिर डिवाइड होके क्या कर रही हैं, दो सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम नॉर्मल डिवीजन देखते हैं, दैट इज द माइटोटिक डिवीजन। अब कोई भी सेल डिवाइड क्यों होती है तो आपको पता है कि दिस इज ड्यू टू द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए सेल को डिवाइड होना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने रेस को मेंटेन करने के लिए, अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए दे हैव टू डिवाइड। एंड अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आप देखो आपके एनसीईआरटी में दो जगह एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर मैं बताऊं तो लिखा हुआ है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ का रीज़न है, उनमें जो ग्रोथ है एक्चुअली में कैसी है, डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू। तो सेल डिवाइड होके ग्रोथ कर रही है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी बात करें तो वहाँ पे सेल डिवाइड हो रही हैं, नंबर इंक्रीज कर रही हैं, ग्रोथ वहाँ भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रोथ हो रही है इसको मेजर करना नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो एक प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ का भी फेज होता है जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं। लाइक सेल एक्चुअली में क्या होता है, पहले ग्रो करेगा। अगर हम देखें तो कोई भी सेल बना और बनने के बाद क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने के बाद दे विल डिवाइड, ओके। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल के आता है जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब कोई भी सेल बना, बनने के बाद इसने अपनी जो भी कहें अगर ग्रोथ फेज को कंप्लीट करके और फिर ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने तक की प्रोसेस अगर आप देख रहे हो तो ये इस सेल की क्या है, लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। क्या है, लाइफ साइकिल, और जिसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्यों? क्योंकि अब ये जो सेल्स बनी है ये भी क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करने के बाद दे ऑल्सो डिवाइड। तो ये पूरी प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि सेल बन रहा है, बनने के बाद एक अपना प्रॉपर ग्रोथ फेज कंप्लीट कर रहा है और कंप्लीट करने के बाद सेल विल डिवाइड। आपने एक सेल थ्योरी के टाइम पे आपने पढ़ा होगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक ना। और वही स्टेटमेंट इस चीज को बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है या फिर जो सेल्स बन रही हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही हैं। और प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनने का प्रोसेस यही है कि अगर पुरानी सेल्स नहीं होंगी तो नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर हम किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। और आज यहाँ पे हम खाली कोई स्लाइड की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बोर्ड और ये जो पेन का डिस्कशन है वही करने वाले हैं। आज मैं कोई भी स्लाइड यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम प्रॉपर अपने कॉपी लीजिए और जो कुछ भी है वो नोट्स के फॉर्म में करते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, सेल साइकिल की, ठीक है ना। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ओके। तो सेल साइकिल की अगर बात करें तो सेल साइकिल है क्या, तो मैंने बोला कि एक सेल बना, बनने के बाद इसने क्या किया, अपना ग्रोथ, और ग्रोथ करने के बाद ये सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला जो फेज है पूरे सेल की लाइफ साइकिल का जो मेन पार्ट होता है, अगर हम देखें कि दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो क्या होता है इंटरफेज का पार्ट और दूसरा क्या होता है एम फेज, जिसको हम डिवीजन फेज बोलते हैं। तो अगर हम बोलें ये क्या हो गया, इंटर फेज, और इधर क्या हो गया, डिवीजन फेज। तो ग्रोथ फेज, इंटरफेज, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम फेज, इसी को माइटोटिक फेज बोलते हैं। अब थोड़ा सा ये आता है कि माइटोटिक ही क्यों, मियोटिक क्यों नहीं। तो मियोटिक क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवीजन है जो हर सेल में नहीं देखने को मिल रहा है, बट माइटोसिस का केस हमको हर जगह देखने को मिलता है, इसीलिए हम कॉमन लैंग्वेज में इसको माइटोसिस फेज ही बोलते हैं, माइटोटिक फेज ही बोलते हैं। अब इंटरफेज फेज जो है वो अपने आप में कितने फेज में डिवाइडेड है, तो G1,
S और G2। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, गैप 1 फेज, इसको क्या बोलते हैं, गैप 1। सेकेंड क्या हो गया, सिंथेटिक फेज, और थर्ड क्या हो गया, गैप 2 फेज। ये गैप 1 और गैप 2 का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे दो मेजर इंसिडेंट हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है, सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका हो रहा है, तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। और दूसरा क्या है, एम फेज यानी कि डिवीजन फेज, ठीक ना। और इस डिवीजन फेज और सिंथेटिक फेज के बीच के जो गैप्स हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गैप फेज बोलते हैं। कुछ लोग इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा जो इंटरफेज है ये ग्रोथ फेज ही है। इसमें सेल क्या कर रहा है, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपने आप को कह सकते हैं डुप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं इस ड्यूरेशन में। दैट्स व्हाई दिस होल ग्रोथ फेज या होल इंटरफेज इज डिवाइड इन 3 फेज। वन इज द G1, S, G2, M। और अगर हम पूरा सीक्वेंस देखें तो हम सीक्वेंस में क्या देखते हैं बच्चों, क्या आता है, G1, S, G2 एंड M। और ये जो सीक्वेंस है ये भी नीट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस भी पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली, शायद 2020 के टाइम पे ये पेपर में आया हुआ था। तो इस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो ये पूरा जो इंटरफेस था, इसको, ये पूरा जो सेल साइकिल था, इसको हमने डिवाइड कर दिया मेजरली 4 पार्ट में, G1, S, G2, M। अब अगर हम बात करें कि कोई भी सेल अपने लाइफ साइकिल का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो कौन से फेज में गुजारता है, दैट इज द इंटरफेज। कितना, 95% पार्ट जो होता है वो इंटरफेज का होता है। अगर हम एग्जांपल ले लें किसका, ह्यूमन सेल का, तो इसका जो लाइफ टाइम होता है या सेल साइकिल होती है वो 24 आवर की होती है। अब इस 24 आवर में 23 आवर का जो टाइम है वो किसका है, इंटरफेज का। और 1 आवर में ये क्या हो जाता है, डिवाइड यानी कि एम फेज। क्लियर है। तो कोई भी, देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रोसेस होने में, लाइक एक सिंपल सी बात आप ऐसे समझ सकते हो कि नीट का एग्जाम आपने देना है और नीट का एग्जाम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरे साल प्रिपेयर करना है। यानी कि पूरे साल प्रिपेयर करके 95-98% का टाइम जो है आप किस में वो कर रहे हो, प्रॉपर इंटरफेज में। और एक दिन के अंदर पेपर हो जाता है, डिवीजन फेज कह सकते हैं। यानी कि जो लीस्ट टाइम पीरियड गुजर रहा है वो किस में हो रहा है, डिवीजन में, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस सेल साइकिल में हम लोग क्या क्या और पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि बताया गया, सेल साइकिल, ठीक है ना। सेल साइकिल को हमने कितने फेज में डिवाइड किया, 2 मेजर फेज में। वन इज द इंटरफेज, सेकेंड वन इज द माइटोटिक फेज। चलिए हम इंटरफेज की बात करते हैं। इंटरफेज को हमने डिवाइड किया किसमें, G1, S और G2। अब देखिए इन फेजेस को हम देखते हैं एक एक करके। G1 की बात करें तो कोई भी सेल अब जब डिवाइड होने जा रहा है या फिर बना है, एक तरीके से ऐसे समझो कि G1 में जो भी आ रहा है जस्ट पोस्ट माइटोटिक फेज है। G1 को क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में। इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। इसको क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज एंड पोस्ट सिंथेटिक फेज। ऐसे ही इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक, ठीक है ना। अब देखिए जब हम G1 की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आप देखिए कि कोई भी सेल डिवाइड होने जा रहा है और G1 में जो सेल है वो एक तरीके से अपने आप को डुप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर सिंपल सी बात समझो कि जो भी सेल सपोज कि यहां बना हुआ है, अब ये क्या कर रहा है, ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये, इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं एटीपी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोटीन, क्योंकि अगर डीएनए की सिंथेसिस होनी है, डीएनए का डुप्लीकेशन होना है, तो बच्चों क्या चाहिए,
एंजाइम्स चाहिए। अरे क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। और वो एंजाइम्स क्या होंगे? प्रोटीन ही तो होंगे। तो यानी कि यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब जब इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं तो आप देख रहे हो कि सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। अच्छा एक चीज और, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे ही हो जाएगी पूजा? भाई वहां पे क्या होगा? आरएनए भी चाहिए होगा। चाहिए नहीं चाहिए? आरएनए होगा, आरएनए के ऊपर ही तो सिंथेसिस होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? आरएनए सिंथेसिस। ठीक है ना? इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो आप देख रहे हो सेल क्या है? मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है। तो सेल कैसा है? मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। और यही अभी रिसेंटली साल 2 साल पहले नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि जीवन फेज में सेल क्या होता है? हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। और ओवरऑल सेल का साइज तो बढ़ ही रहा है क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है। तो ओवरऑल सेल साइज इंक्रीजेस। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। No, sir. दिख रहा है ना सब? यश क्लियर? चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरफेज में जो फर्स्ट फेज था गैप 1 फेज, हमने क्या बोला कि यहां पे क्या हो रहा है कि सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है कि ये अपने अंदर कुछ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कर रहा है और एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जो कुछ भी है वो सिंथेसाइज कर रहा है टू जस्ट परफॉर्म सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज का यहां पे किससे रिलेशन है? तो अगर हम बात करें सिंथेटिक फेज में क्या होगा, सबसे पहली बात डीएनए डुप्लीकेशन। भाई सबसे मेन इवेंट है जो सिंथेटिक फेज का, वो क्या है? डीएनए डुप्लीकेशन। वहां पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है ना? उसके बाद और क्या होगा? सोचो यश, आंसर। Sir, Sandor will give me duplication. सेंट्रियोल। चलिए पहले बताएं, देखो अगर डीएनए की सिंथेसिस हुई है ना तो इसको पैक भी तो होना होगा ना। और डीएनए के पैकेजिंग के लिए कौन सी प्रोटीन? अरे बच्चों देखो, प्रोटीन का मेजरली सिंथेसिस तो यहां पे हो रहा है, लेकिन यहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है। तो डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या कह सकते हैं थ्रेड है, तो इसके लिए, इसके पैक होने के लिए पॉजिटिवली प्रोटीन की जरूरत होगी। और वो प्रोटीन क्या होता है? अरे कहां से, कौन सी दुनिया में हो? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे एक सिंपल सी बात समझना कि ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं ये कहां पे हो रही हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं कहां पे हो रही हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें कि साइटोप्लाज्म में उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, तो वहां पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। अब पूजा कहेगी सर बोला तो था, है ना? हाँ सर। लेकिन बच्चे मैं एक्चुअली में उस टाइम पे डीएनए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, है ना? आपका आंसर सही था, लेकिन उस टाइम पे मैं डीएनए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था। तो यहाँ पे आपको मेजरली 3 पॉइंट देखने हैं सिंथेटिक फेज में। पहला क्या हो गया? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डीएनए को पैक भी होना है, क्योंकि क्रोमोसोम और ये सारी चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। फिर हम आते हैं किस पे? G2 फेज पे। G2 फेज की बात करें तो यहां पे अब ये समझना कि G2 फेज कैसा है? प्री माइटोटिक फेज है, यानी कि इसके बाद का फेज कौन सा आने वाला है? M फेज। तो M फेज में बच्चों क्या होगा? सेल जब डिवाइड करेगा
तो डिवाइड होने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे अगर सेंट्रियोल बन चुका है तो कुछ अमाउंट में वहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सी होती है? वो होती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्यों? क्योंकि दे हैव टू सिंथेसाइज स्पिंडल फाइबर। क्लियर? दे हैव टू सिंथेसाइज स्पिंडल फाइबर। क्लियर? ओके तो यहां पे ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा सा इसको प्रॉपर हम साइकिल के फॉर्म में देख लेते हैं कि जो साइकिल आपके एनसीईआरटी में जो साइकिल आपके एनसीईआरटी में दे रखी है उसको हम देखते हैं कि अगर कोई सेल अपनी लाइफ साइकिल यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है ना, तो इसके लाइफ का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो कौन सा फेज होता है? इंटरफेज। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये पूरा टाइम पीरियड हमको दिख रहा है, ये कौन सा वाला? यहां तक का, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेज। चलो बच्चों बहुत ध्यान से देखते चलना। इंटरफेज हमने किस में डिवाइड कर दिया? G1 S G2। और अब हम थोड़ा सा M फेज की बात कर लें। तो M फेज जो कि डिवीजन फेज है, इसको अपने आप में दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज द साइटोकाइनेसिस। क्लियर? अब अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो ये अपने आप में कुछ सब पार्ट्स में, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज इसमें डिवाइडेड है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे ये जो एम फेज का टाइम है, एम फेज, और यहां पे हमने लिख दिया साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? चलिए तो यहां पे क्या हो गया? PMAT, पुराना मैट। क्लियर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके चलिए अब हम देखते हैं कि इस पूरे साइकिल में होता क्या है। इसको मैं साइड से थोड़ा सा पहले मिटा दूं, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, जीवन में हमने क्या बोला कि यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, यहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, यहां पे आरएनए की सिंथेसिस होगी क्योंकि इसको आगे डुप्लीकेशन की प्रोसेस करनी है। और मैं आपसे ये भी बताऊं कि पूरे इंटरफेज में भी जो सबसे ज्यादा वेरिएबल और सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड लेता है वो जीवन ही लेता है, ठीक ना? क्योंकि इसी फेज के अंदर सेल डिसाइड करता है कि उसको डिवाइड होना है या फिर नहीं होना है। क्लियर है? सेल को डिवाइड होना है या नहीं होना है, यह डिसीजन कब होगा? वो होगा जीवन फेज में। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना होगा तो सेल क्या करेगा? सेल साइकिल को एग्जिट कर जाएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द जीवन फेज। और ये कहां चला जाता है? G0। G0 को क्या बोलते हैं? क्यूसेंट फेज या सेनेसेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि यहां पे सेल क्या होता है? डिफरेंशिएट हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आपको पता होगी कि डिफरेंशिएट होगा तो सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, और अगर वापस से कभी उसको डिवाइड करना है तो वो क्या करेगा? वापस उसी पॉइंट से एंटर कर जाएगा। कहां पे? जीवन फेज में। अगर हम इसका एग्जांपल एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में बता सकते हो G0 फेज में कौन कौन से टिश्यू या कौन कौन सी सेल्स होती हैं? कुछ आइडिया है? कार्डियक टिश्यू,
कार्डियक टिश्यू और नर्वस टिश्यू और आरबीसी भी, ठीक है ना। तो कार्डियक टिश्यू हो गए, नर्वस टिश्यू हो गए, आरबीसी हो गए। ह्यू नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, बट इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो G0 फेज या G0 फेज में अगर हम देखें तो ये सेल्स पहुंच गए, और इसीलिए आप देखो कि सबसे लीस्ट जो डिफरेंशिएशन होता है, लीस्ट जो रीजनरेशन पावर होती है, वो कहाँ पे होती है? नर्वस टिश्यू में, और कुछ प्लेसेस पे कार्डियक टिश्यू भी बोला जाता है। तो कार्डियक टिश्यू और नर्वस टिश्यू ये सब क्या है? स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं, और ये जल्दी डिवाइड नहीं, ये जल्दी क्या, ये डिवाइड नहीं करते। एक बार जितना नर्वस टिश्यू बन गया वो बन गया, ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम इसके बाद बात करें कि सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए के साथ हिस्टोन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब इस फेज से सेल गुजर रहा है तो उसने बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे कंपोनेंट्स का सिंथेसिस किया। अगर सपोज कि वो किसी प्रोसेस के थ्रू अगर वो थोड़ा डिले हो रहा है तो वो यहाँ पे टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो एक बार एस फेज में एंटर कर गए तो फिर सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से सेल चेक पॉइंट्स को क्रॉस करता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जब सेल यहाँ डिवाइड होने जाती है तो इसकी प्लॉइडी पे और इसके डीएनए कंटेंट पे। तो अगर हम बात करें कि इसकी प्लॉइडी कैसी है, 2n टाइप की है, और इसका जो डीएनए कंटेंट है इनिशियली, तो सेल कैसा है, 2C हम बोल सकते हैं, जो एनसीईआरटी का डेटा है। कभी भी जो डीएनए को हम मेजर करते हैं वो पिकोग्राम में करते हैं, तो इस तरीके से हम 2C दे दिए। अब एक सिंपल सी बात बताना कि जब सेल इस एस फेज को क्रॉस करेगा तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 4C। 4C, ये पूजा का कहना है, ठीक है ना। ये किस पॉइंट पे दिख रहा है बच्चे? जब ये सेल एस फेज में अभी एंटर कर रहा उस टाइम की बात है ये। तो क्या यहाँ पे 4C पॉसिबल है? नहीं, जब वो जा रहा होगा, मतलब वो निकल रहा भाई, जब तक ये इस फेज को क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा, तब तक क्या 4C पॉसिबल है? पूजा नहीं है बच्चे। अभी यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे अभी 2C ही रहेगा, और प्लॉइडी कैसी रहेगी? 2n। बट जैसे ये क्रॉस कर लेगा फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम बोलेंगे 2n और 4C। मतलब एक चीज देखिए कि यहां पे डीएनए का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, डबल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें प्लॉइडी तो अभी भी क्या है? सेम है। G2 फेज में भी यही कहानी, तो यहां पे भी 2n और 4C, और फिर यहां पे डिवाइड हो जाएगा इस वाले फेज में। उसके बारे में हम आगे प्रॉपर जब माइटोसिस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगर आप प्रॉपर देखोगे तो पूजा देखना बच्चे, यहां पे जो क्रोमोसोम था, सपोज ये क्या हुआ, ऐसे टाइप का है, ठीक है ना। यहां पे आने पे क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? जब ये फेज क्रॉस हो जाएगा तो यहां पे एस से सिंथेटिक फेज, एस से सिंथेसिस ऑफ डीएनए, एस से सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, और एस से सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन। ये कौन से क्रोमेटिड्स हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिकॉज दे ज्वाइन एट द कॉमन सेंट्रोमियर, ठीक ना। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप देखना कि ये क्या है, सेंट्रोमियर है, और इससे ये क्या लगे हुए हैं, क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है ना। और अगर यहीं पे कोई दूसरा क्रोमोसोम है जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आ गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब माइटोसिस वगैरह जब पढ़ेंगे ना, या फिर मियोसिस जब पढ़ेंगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो भी बात करी सेल साइकिल के बारे में, आपको समझ में आया कि यहां से अगर सेल क्रॉस करता है तो इसमें अभी भी प्लॉइडी क्या है, सेम है, और नंबर ऑफ डीएनए भी क्या है, सेम है, अमाउंट ऑफ डीएनए। लेकिन जैसे वो सिंथेटिक फेज को क्रॉस करेगा, डीएनए क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, और जब डीएनए डुप्लीकेट होगा तो एंड ऑफ द एस फेज हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी 4C। ठीक है ना यश, पूजा, क्लियर? यस सर। ओके चलिए, अब यहां पे मैं बात करूं तो कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं कि ये सेल साइकिल जो होती है, क्या आपने सुना होगा कि सेल साइकिल भी रेगुलेट होती है, अदरवाइज अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल क्या करता है, ट्यूमर कॉज करता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल का जो डिवीजन है वो कैसा होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। अब कंट्रोल्ड होगा तो डेफिनेटली दैट विल रेगुलेटेड बाय सम प्रोटीन, ठीक ना, दैट विल रेगुलेटेड बाय सम एंजाइम, सम प्रोटीन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये पूरी जो सेल साइकिल है, पूरी जो सेल साइकिल है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसके थ्रू रेगुलेट होता है, उसका नाम होता है क्या, साइक्लिन एंड सीडी केज। ये जो सीडी केज है इसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंटेड काइनेज प्रोटीन, ठीक है ना। आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे उसमें हम क्या देखते हैं कि जो सेल है वो क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। आप देखना कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सेल क्या करते हैं कि जब वो प्रोटीन वगैरह की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती है तो वो कहां चले जाते हैं, G0 फेज में। G0 फेज में गए और उन्होंने एक प्रॉपर टाइम पीरियड लिया, और फिर जैसे वो प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस होनी हो गई, वो वापस से डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट, डी डिफरेंशिएट, फिर रीडिफरेंशिएट। वो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब जब हम बात करते हैं कि जैसे कि पोस्ट G1 फेज की बात कर रहे हो, तो बच्चे क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो सिंथेसिस हो रही है, ये सब कुछ इसी फेज में हो रही है। और धीरे धीरे अब जब मैं से जैसे साइक्लिन बताऊं तो साइक्लिन कई तरीके की प्रोटीन होती है, सीडीकेज बताऊं ये भी कई तरीके की प्रोटीन होती हैं। जो सीडीकेज हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेटिन, ये साइक्लिन के बेस पे ही वो होते हैं। अगर मैं बात करूं तो साइक्लिन डी, ई, ए, बी, ये सब टाइप्स हैं, साइक्लिन के टाइप्स हैं। ये मत लिखना, नहीं पूछेगा आपसे, ना नीट में आएगा, इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके बाद सीडीकेज फर्स्ट, बी सेकेंड, ऐसे करके इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, और वो डिफरेंट फेजेस को रेगुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट फेजेस को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ, ये जो आप जो लाइंस देखते हो ना, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कोई प्रॉपर फिक्स लाइंस नहीं है कि हाँ अब ये फेज हो गया, अब यहां से वो करेगा। होता क्या है कि जब इन प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है, ये सेल्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं डिवीजन के लिए। यानी कि ये साइक्लिन डिपेंडेंट और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट फेजेस में इसको रेगुलेट करते हैं। अब देखिए इसी पे अगर मैं बताऊं तो जो चेक पोस्ट होते हैं, जैसे कि एक सिंपल सी बात समझना, यहां पे अगर मैं बताऊं तो इस वाले फेज को क्रॉस करने के लिए होता है G1S चेक पोस्ट। चेक पोस्ट क्या है कि ये एक प्रॉपर फेजेस होते हैं कि क्या वो प्रोटीन जो प्रॉपर सीडीकेज की सिंथेसिस थे वो है कि नहीं है, वो रेगुलेट कर रही है कि नहीं है। अब यहां पे क्या चेक होता है, तो यहां पे क्या करेंगे, इस पूरे ड्यूरेशन में ये चेक करेंगे कि जो सेल को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, क्या वो सेल डिवाइड होने लायक है कि नहीं है। यानी कि सेल का प्रॉपर जो साइज है, इस पूरे फेज में आप देख रहे हो ओवरऑल सेल का साइज बढ़ रहा है, यानी कि इस पूरे फेज में जो सेल का साइज है, क्या वो उतना ग्रो किया है कि वो डिवाइड कर सके। दूसरी चीज कि क्या जो सेल का डीएनए है, क्या वो डीएनए डुप्लीकेट होने लायक है, कोई डीएनए में एरर तो नहीं है। सपोज कोई कैंसर सेल है, कोई कैसी सेल है, और उसको रेगुलर अगर ये डिवाइड करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये यहां पे यही सब चेक करते हैं कि क्या हुआ। दूसरा चेक पोस्ट होता है बच्चे यहां पे। आप कहोगे सर यहां पे क्यों नहीं, तो यहां पे इसलिए नहीं क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस की मेन प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस हो गया, उसके बाद कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ट्यूबुलिन वगैरह की, और उसके बाद फिर वो डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगा। सेल डिवाइड होने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेल डिसाइड टू डिवाइड इन विच फेज, दैट इज द G1 फेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज G1S चेक पोस्ट, या हम कह सकते हैं कि जो यहां पे साइक्लिन डिपेंडेंट सीडीकेज हैं उसकी वजह से, ठीक है ना। यहां पे जो होता है इसको हम बोलते हैं G2M चेक पोस्ट।
G2M चेक पोस्ट का मेन काम क्या होता है कि जो डीएनए सिंथेसिस हुई है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, चलिए अभी थोड़ा सा मैं आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट की बात कर लेता हूं 2 मिनट के लिए खाली। इसमें जो डीएनए सिंथेसिस हुई है, क्या वो डीएनए प्रॉपर सही है? क्या इस डीएनए के साथ डिवीजन करके नया सेल बनाना चाहिए? सेल सब कुछ इसी फेज में डिसाइड करेगी ये G2 यहां पे, और डिसाइड करने के बाद अगर कोई इस डीएनए की सिंथेसिस में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है, कोई छोटा मोटा एरर है, तो उसको क्या करेंगे, सेल रिपेयर मेथड होते हैं। तो सेल उसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। बहुत सारी प्रोटीन उसके लिए नेसेसरी होते हैं जिनकी सारी सिंथेसिस इसी फेज में होगी। उसके बाद अगर वो डीएनए सपोज की एरर ज्यादा है जो रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो सेल यहां पे क्या कर लेता है, सुसाइड, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये सारी प्रोसेसेस होती हैं जो खैर आपके नीट के लेवल पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो डाउट है आपका, मेरे ख्याल से अब थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, जो थर्ड चेक पोस्ट होता है वो होता है मेटाफेज यहाँ पे है मेटाफेज में। और मेटाफेज में यानी कि मेटाफेजिक जो चेक पोस्ट है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे चेक होता है स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस, कि जो ये स्पिंडल फाइबर बने हैं क्या वो वो काइनेटोकोर जो कि इसके काइनेटोकोर पे जो जुड़ने वाले हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो यहां पे 3 चेक पोस्ट काम करते हैं इस पूरे सेल साइकिल के ड्यूरेशन में, जिसमें क्या होता है कि सेल अपने आप को एक तरीके से, क्योंकि देखो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर बढ़िया सेल का हो, अदरवाइज ना हो, तो सेल भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि एक सही प्रोडक्ट रिलीज करे, और इसके लिए चेक पोस्ट होते हैं। और अगर कभी आता है क्वेश्चन कि सेल साइकिल को रेगुलेट क्या करता है, तो आपके पास आंसर है साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से यहां पे सेल साइकिल से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई। चलो एक बार जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते हैं कि सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो पूरे सेल साइकिल को हम मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटरफेज, सेकेंड वन इज द माइटोटिक फेज। इंटरफेज को हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, G1, S, G2, ठीक है ना। और माइटोटिक फेज मेजरली 2 पार्ट में है, लाइक अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के अपने 4 सब पार्ट हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो हम अभी माइटोसिस में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ अगर हमने देखा तो यहाँ पे G1 फेज सबसे वेरिएबल टाइम वाला है, और गैप 1 जिसको बोलते हैं, इसी में सेल डिसाइड करता है कि उसे डिवाइड होना है या नहीं होना है। और अगर ये डिवाइड नहीं होना है तो वो एंटर कर जाता है किसमें, G0 फेज में। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, सेल जब डिवाइड नहीं करना चाहती है तो क्या वो सेल साइकिल से क्या करेगी, सेल साइकिल से एग्जिट कर जाएगी या क्या करेगी। तो बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है कि सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, और सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल और कहां पहुंच जाती है, G0 फेज में। G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट डिवीजन नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेल will be metabolically active in G0 phase but cell will not divide। उसके बाद हमने बात करी कि इसमें प्रोटीन हो गया, इसमें आरएनए हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स वगैरह की सिंथेसिस हो गई जो रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। फिर एस फेज में क्या होता है, तो अगर एस से याद रखो तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस, हिस्टोन सिंथेसिस, सिस्टर क्रोमेटेड की सिंथेसिस अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में, और इसके साथ साथ यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ठीक ना। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है कहां पे, साइटोप्लाज्म में। और फिर अगर हम G2 फेज में आते हैं तो यहां पे मेजरली अगर हम देखें तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और फिर सेल एंटर करता है कहां पे, माइटोटिक फेज में। तो ये कंप्लीट था अपना सेल साइकिल। इस पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, और जो डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट टाइप के काइनेजेस और डिफरेंट टाइप के साइक्लिन्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर ये सेल साइकिल वाला पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं, और बाकी माइटोसिस वाले फेज में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।